उर्दू गजलको काठमाडौँ सफर। प्रस्तुति मोहन मैनाली। उलझन को मेरी और बहाया न कीजिए, अपने को इस तरह से सजाया न कीजिए, अपने को इस तरह से सजाया न कीजिए। पेसाले रिक्सावाला तर गजलका शौखिन छन् अब्दुल वहीद कौसर नेपाली। गजलका स्रष्टा र साधक पनि हुन् उनी। उर्दू भाषा उनको प्रकट हुने माध्यम हो। जब उनी लेख्छन् शब्द बग्न थाल्छ, जब उनी गाउँछन् झङ्कृत हुन्छ जीवन। हस्त गुरुङ, हिमाल खबर पत्रिका 2058 16देखि 30 असोज। 2058 सालको भदौमा पत्रकार हस्त गुरुङ र म नेपालगञ्ज गएका थियौँ। लक्ष्य थियो नेपालगञ्जका सायरसँग भेट्नु, कुरा गर्नु अनि उनीहरूका गजल र सायरी सुन्नु। एक साँझ आरिफ अन्सारी र पिताम्बर कट्टेलले हामीलाई नेपालगञ्जका उर्दू गजलकार कौसर नेपालीसँग भेटाइदिए। कौसरका कुरा र गजल सुनिसकेपछि हस्तले 2058 साल 16देखि 30 असोजको हिमाल खबर पत्रिकामा कौसरबारे अघिका अंश भएको लेख लेखे। 2059 साल पुसमा हामी फेरि नेपालगञ्ज गयौँ। पहिलेकै उपलक्ष्य, पहिलेकै लक्ष्य। हामीले कौसर नेपालीलाई भेट्यौँ, उनीसँग कुरा गऱ्यौँ। उनका बारेमा हिमाल खबर पत्रिकामा पहिलोपटक छापिएपछि कौसरले धेरै हौसला पाएछन्। हिमाल खबर पत्रिकामा लेख्ने मान्छेसँग तिम्रो भेट कसरी भयो भनेर उनका आफन्तले सोधेछन्। विराटनगरमा रिक्सा चलाउने उनका साथीले कौसरबारे छापिएको हिमाल खबर पत्रिकाको अङ्क किनेर उनलाई ल्याइदिएछन्। एक प्रति हिमाल कौसरको ससुराली पुगेछ। उनी बारेको लेख छापिएको हिमालको पेजलाई उनले लेमिनेसन गराएछन् र सन्दुकमा राखेछन्। बुटवलतिरका एकजना मानिसले कौसरले रिक्सा किन्न लिएको 5-6 हजार ऋण तिरिदिन्छु भनेछन्। हस्तले 1देखि 15 माघ 2059 को हिमाल खबर पत्रिकामा उनीबारे फेरि लेखे। मध्य पुसको जाडोले छोपिएको नेपालगञ्जको साँझ। नेपालगञ्ज सुर्खेत सडकमा गुडिरहेको 5000 जति रिक्साका चालकहरू जाडोले थरथर काम्दै दाँत बजाइरहेका थिए। तर एकजना रिक्सा चालक अब्दुल वहीद कौसर भने आधुनिक होटलको न्यानो कोठामा नेपाली गजल गाउँदै थिए। ओठ शब्द छर्दै थिए, कण्ठबाट गुन्जिँदै थियो सुरिलो लय। शब्द र लय शिल्पमा मस्त थिए उनी। श्रोताहरू मुग्ध। नेपालगञ्जको जुन माहौलमा कौसर जन्मिए र हुर्किए त्यहाँ नेपाली भाषा चल्तीमा थिएन। त्यसैले कौसरलाई नेपाली भाषा आउँदैनथ्यो। हिमाल खबर पत्रिकामा हस्तले उनीबारे लेखेको सामग्री छापिएपछि उनलाई नेपालगञ्जका सायरहरूले नेपालीमा पनि लेख्न सल्लाह दिए। त्यसपछि उनले शब्द शब्दलाई नेपालीमा के भन्छन् भनेर सोधे। यसरी उर्दूमा सोचेर 2वटा गजल नेपालीमा लेखे। यसरी लेखिएको गजल हामीलाई सुनाए। मायालू बिना कस तो छा जिंदगानी, मुलुक जस तो हुन्छा बिना। गजल सुनिसकेपछि हामीले कौसरलाई सोध्यौं। अच्छा, आप राजधानी गए हैं? राजधानी गए नहीं है। तो आप अपना होगा कि ये राजधानी कैसा होगा? अच्छा होगा राजधानी। अब दिल्ली का राजधानी हम देखे नहीं है। राजधानी तो राजधानी है। अगर वो नहीं हुआ तो जब राजधानी तब मुलुक कहाँ रहे, तो वो कहाँ रहेगा? त्यसपछि कौसरले हामीलाई उनका समस्या सुनाए। हम जब कमाते हैं खा लेते हैं। बहुत से बच्चे हैं हमारे मोहल्ले में, तो वो बोर्डिंग स्कूल है जो बच्चों की तालीम नहीं हो पाती है। अभी गरीबी की वजह से कहाँ 50-100 रुपया हम कमाएं, 100 रुपया में हमारा वो नहीं चल पाता है। हम अपना बच्चों में खर्चा करें या पढ़ाएं, ये तालीम नहीं हो पाता है सर। अब बच्चे हमारे कोई तालीम नहीं किए और चारों बच्चे ऐसे ही हैं। तो कोई ऐसा हिसाब बन जाए, कोई स्कूल है बोर्डिंग स्कूल है, उसमें हमारे कम से कम बच्चे 5 साल तो पढ़ें, और पढ़ाई एकदम ज़रूरी है।
2060 सालको माघ महिना हामी फेरि नेपालगञ्ज गयौँ। उपलक्ष्य र लक्ष्य उही, तर कौशरलाई सजिलै भेटेनौँ। उनलाई खोज्न हामी नेपालगञ्जका उर्दू सायर कहाँ गयौँ। कौशरलाई यस दुनियाँमा ल्याउने उनका गुरु कहाँ पनि गयौँ। एक साँझ सायर अब्दुल लतिफ सौक कहाँ पुग्यौँ। त्यहीँ रहेका अर्का सायर मौलाना अब्दुल जब्बार अन्सारीले हामीलाई यी शब्दले स्वागत गरे। वो आए मेरे घर खुदा की कुदरत। कभी मैं उनको कभी मैं अपनी कदर करूंगा। सही अब्दुल लतिफ सौकले हामीलाई नेपालगञ्जका उर्दू र नेपाली भाषी सायर बीचको सम्पर्कबारे बताए। सबसे पहले पीटर से हम लोगों की मुलाकात ही हुई, वरना हम लोग जानते थे यहाँ कोई नेपाली का शायर नहीं है, वो लोग जानते थे यहाँ कोई उर्दू का शायर नहीं है। नयाँ मुलुक नेपालले फिर्ता पाउनु अघिसम्म नेपालगञ्ज शक्तिशाली र समृद्ध राज्य अवधको एउटा हिस्सा थियो जहाँ उर्दू भाषाको जन्म र विकास भयो। त्यसैले उर्दू भाषा अहिले पनि नेपालगञ्जका सायरको अभिव्यक्तिको माध्यम हो। सौकसँगको कुराकानीबाट हामीले यो कुरा थाहा पायौँ। त्यसपछि हामीले कौशरबारे कुरा गऱ्यौँ। आर्थिक स्थिति कमजोर, आर्थिक स्थिति उसकी हमेशा कमजोर रही। वो तो स्कूल में पढ़ता था और असर साहब जो है उसको ले इस मैदान में बेचारा आ गया। कौशरका 3 दाजुभाइले नेपालगञ्जमा आफ्नो जग्गा अंशबन्डा गरेछन्। एकजनाका भागमा 7 फिट मुख भएको जमिन परेछ। त्यसमा घर बन्ने कुरै भएन। त्यसैले कौशर र उनका एकजना दाइले आफ्नो भागमा परेको जग्गा बेचेछन्। अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न खोज्दा थाहा पाएछन् आफूसँग भएको पैसाले घर बनाउन पुग्ने जग्गा नेपालगञ्जमा नपाइने रहेछ। त्यसैले कौशर भारत सोझिएछन्। त्यसको भोलिपल्ट हस्त, म, पत्रकार शरदचन्द्र बस्ती अनि आरिफ अन्सारी कौशललाई भेट्न भारतको बहराइचको गोन्डा बजार हिँड्यौँ। कति बेर जतिमा पुग्यो होला? यहाँदेखि लगभग पौने 2 घन्टा बसमा, त्यहाँबाट 20-25 मिनट पौने 2 घन्टा। रुपडियामा पुगेर बस अनि गोन्डामा पुगेर रिक्सा चढेर कौशर कहाँ पुग्दा कौशर पहिल्यै बजार निस्किसकेका रहेछन्। हामी आएको खबर कौशरलाई दिन उनका छोरा साइकल लिएर बजारतिर गए। एकैछिनमा कौशर आइपुगे। त्यो 4 दिनदेखि सुनिरहेको बापरे हाम्रो कौशर छैन, कौशर भएको भए म नेपालगञ्ज आएको सुनेर आउँथ्यो। कौशर आएन, कौशरले बडा धोका दिएछ हामीलाई। माया मार्यो कौशरले। माया मारेको होइन, यो मेरो मजबुरी हो सर, अरू के छैन। माया लाग्छ? किन माया लाग्दैन? कस्तो माया लाग्छ? त्यो आफ्नो देशमा जहाँ पैदा भएछ काना म त्यो माया किन लाग्दैन? लाग्छ। हामीहरूलाई मेरो मजबुरी हो। सब लोग आए इसने होटल में, रात भर उसमें से मजलिस हुआ। रात 10 बजे से 6 बजे से 10 बजे तक सब गाए हैं। सिर्फ मैं नहीं था वहाँ। हिजो नेपालगञ्जमा हामीले त्यहाँका पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्मका गजलकारहरूका सायरी र गजल सुनेका थियौँ। हामीलाई गजल र सायरी सुनाउने सायरहरू थिए हासिम अन्जुम, मोहम्मद उमर असर, अब्दुल लतिफ सौक, मौलाना अब्दुल जब्बार अन्सारी र मोहम्मद कुरैसी। उनीहरूका बान्की-बान्कीका सायरी र गजल सुनेका थियौँ हामीले। आजकल बारूद पे बैठा हुआ आदमी, आजकल बारूद पे बैठा हुआ आदमी। कौशरले आफ्नो नोटबुक निकाले। आफ्नो परिवार र उनका 8-10 जना छिमेकी र हामीलाई गजल सुनाए। मुस्कुरा कर वो महफिल में क्या दे गया, एक नए ख्वाब का सिलसिला दे गया, शक्ल अपनी दिखाई नहीं आज तक। हामीसँगको पहिलो भेटमा कौशरले एउटा पाना झिकेर त्यसमा लेखिएका गजल सुनाएका थिए। लेख्यो, सुनायो, पछि हराउँछ, फेरि नयाँ लेख्यो, उनले हामीलाई भनेका थिए। त्यसपछि हस्तले नेपालगञ्जका स्टेसनरी पसलमा पाइने सबैभन्दा राम्रो र ठुलो नोटबुक किनेर कौशरलाई दिएका थिए। अबदेखि आफ्ना सायरी यसैमा लेख्नु भनेर।
गया हाय गम वो कौशलकी श्रीमती मन्त्रमुग्ध भएर कौशलका गजल र हामीसँगका कुराकानी सुनिरहेकी थिइन्। उनलाई यो ठाउँ ठिक लागेको छ कि छैन भनेर हस्तले सोधे। ठीक ठाक है मगर अच्छा नहीं लगे थे। आप अपने मन संभाल के रहो, अपन अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, मगर रहना तो ही है। अब इधर आओ, इधर सामने। ये मेरा जो है यही है। हाँ, बड़ा साहबजादा। त्यसपछि कौशरले हामीलाई आफ्नो जेठो छोरो चिनाए। उनले आफ्ना बाबुको बाटो पछ्याएका छन्। नेपालगंज में सड़क गिल का काम करते थे। इधर इधर रिक्शा चला रहे हैं। तुम क्यों नहीं गाते? हमने सिखा ही नहीं तो गाय क्यों? मने भी नहीं लगा। अब कहाँ यहाँ काम धंधे में बाजे रहते हैं। त्यसपछि माइला छोराको पालो आयो। बड़े बड़े प्रोग्राम में जाता है ये भी जाता है? हाँ, ये भी प्रोग्राम में जाता है। ये कई मर्तबा हजारों के बीच में गाना मतलब पढ़ कर किया है। अच्छा अच्छा। तैबा की गलियन से खुशबू जो आई है, तैबा की गलियन से खुशबू जो आई है, जिया मोरा मोरा जिया जिया मोरा तड़पत है मन ललचाए है, मन ललचाए है। घरमा कुराकानी सकेपछि कौशरले हामीलाई बजार घुमाउन लगे। कौशर र म एउटा रिक्सामा थियौँ। जग्गा उहाँ पनि लिनु खोजेको थियो? हाँ नेपाल? हाँ खोजे थे, मिले ना, भेटे ना कि। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपया कट्ठा भन्छ। हाँ, 2 लाख रुपया कट्ठा भन्छ। बजार घुमिसकेर हामी कौशरसँग बिदा भयौँ। एउटा मिठो सम्झना लिएर नेपालगञ्ज फर्कियौँ। त्यसको 10 वर्षपछि 2070 साल कार्तिकमा म सुर्खेतबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अब्दुल लतिफ सौक र कौशर नेपालीसँग अचानक भेट भयो। उनीहरू काठमाडौँ जान लागेका रहेछन् नेपाल साहित्य महोत्सवमा उर्दू सायरी र गजल सुनाउन। काठमाडौँ आइपुगेपछि उनीहरूलाई आयोजकले होटल लगे। हस्त गुरुङ पनि उनीहरू बसेको होटल पुगे। सौक र कौशरले सायरी र गजल सुनाउने कार्यक्रमको संयोजनको जिम्मा हस्त गुरुङले पाएका रहेछन्। कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर सौक र हस्तले कुराकानी गरे। उर्दूमा बोले पनि हुन्छ? उर्दूमा त अलि मान्छे बुझ्दैन, अवधिमा बोल्दाखेरि पनि हुन्छ। धेरै कडा शब्द बोल्दैन हामी, मतलब बुझ्ने शब्द बोल्छौँ उर्दूमा। यति कुराकानीपछि सौकको कुरा हस्तले काटेनन्। त्यसपछि सौकले नेपालगञ्जमा शायरीको अभ्यासको अवस्थाबारे बताए। शायरी तो चल ही रही है ठीक ठाक, मतलब पहले जैसी नहीं रही, थोड़ा सा कम ही हुई। जैसा हम लोग मुशायरा करते थे, जैसा उर्दू का माहौल था, उतना नहीं रहा, वो कम है ये कि अब नया नस्ल नहीं आ रही है, नए बच्चे इसमें नहीं आ रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। अब उनके मनोरंजन के बहुत से सामान हो गए हैं, इसलिए इसमें नहीं लगते हैं। मगर यह है कि संस्थाएं चल रही हैं, गुलजार अदब है, बज़्म अदब है और उर्दू एकेडमी है, ये सब चली रही है। कौशरले भोलिपल्ट साहित्य सम्मेलनमा गाउने एउटा गजल अभ्यास गरे। भोला भाला मनुआ तुमरा, भोला भाला मनुआ तुमरा, काहे को फंस जाए। त्यसपछि शौक र हस्तबीच शौकका गजल सङ्कलनबारे कुरा भयो। मतलब 2 डायरियाँ मेरी थी, 300-350 गजलें उसमें थी सर, और वो दोनों डायरी एकदम गायब हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, तो वो कुछ याद तो होगा ना उसमें से, कुछ नहीं याद रह गया उसका। तो अब उसमें ये हुआ सर, उसका है कि जो मेरी डायरी एक छोटी जो मैं पढ़ने कहीं ले जाता था, उसमें 35 गजलें थी बस। कोई चुरा तो नहीं लिया? पता नहीं किसी ने चुरा लिया कि क्या किया, दोनों डायरी घर से गायब है सर। तो वो 30-35 गज़लें जो हैं वो, और कुछ नेपाली गज़ल में ना के ये मैंने महकते ज़ख्म जो है किताब निकाल दी है। आपके अब देखेंगे उसको, इसमें कुछ नेपाली गज़ल भी है मेरी। नेपाली गज़ल, हालांकि मैं नेपाली इतनी अच्छी नहीं जानता हूँ,
फिर भी कहीं ना कहीं से जोड़ा है मैंने, इसीलिए इसका नाम मैंने मताए शौक रखा। जब सब खो गया तो जो कुछ पूंजी है वो ये है। किताब उर्दूमा थियो, अरबिक लिपिमा, जुन हस्तले पढ्न सक्दैनथे। त्यसैले शौकले त्यसको भूमिकाको सानो अंश पढेर सुनाए। मैंने इसमें अपना अर्ज़ मुसन्निफ जो लिखा है, अपनी बात, वो आपको सुनाऊं सर? ठीक है। ज़िंदगी की 74 बहारें और 74 ख़ज़ाएँ कब आईं और कब गुज़र गईं पता ही नहीं चला। आने वाले दिन नित नए मसाइल से उलझाते रहे, कांटों भरी राह पर चलाते रहे और मैं चलता रहा। गोया ज़िंदगी भी जैसे किसी दीवाने का ख्वाब रही है। मगर मोहतरम, मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि इसने मुझे जहाँ दर्द दिया है वहीं दर्द की दवा भी दी है, रंज दिया है तो खुशी भी दी है, आंसू दिए हैं तो मुस्कुराने की अदा भी दी है। इसने अगर कांटों के बिस्तर दिए हैं तो कांटों के बिस्तर पर नींद भी दी है। ज़रूर किसी मुशफ़िक़ रहीम करीम की चादर रहमत सर पर साया फिगन रही। हज़ार शुक्र है उस मालिक माबूद का, जिसका गज़ब रहा तो करम भी बेइंतहा रहा, नवाजिशें भी बेपनाह रहीं। और सबसे बड़ा करम और सबसे बड़ी नवाजिश ये हुई कि उसने मुझे कलम दिया, लफ्ज़ों से लफ्ज़ों के जोड़ने का हुनर दिया। कौशर नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ अब्दुल लतिफ शौक साहब हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले ताली बजाउँ। 40 वर्ष भयो उहाँले चाहिँ नि नेपालमा यो गजल शायरी मुसायराको यो जुन उर्दू साहित्य र नेपाली भण्डार भरेको। हामीसँग हुनुहुन्छ अब्दुल वहिद। खास उहाँको नाम चाहिँ अब्दुल वहिद हो, तर उहाँको साहित्यिक नाम चाहिँ कौशर नेपाली। उहाँहरू दुवैजना नेपाली हुनुहुन्छ। कौशर नेपालीको नाममा भारतको विभिन्न कुनामा, अवध प्रदेशमा, त्यहाँ लखनऊ, त्यसपछि त्यो भित्र दिल्ली अनि यो उत्तर प्रदेशतिर उहाँ साह्रै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली नामलाई चाहिँ नि त्यसरी भारतभर ख्याति कमाउनु भएको छ। भोलिपल्ट साँझ महोत्सवको गजल कार्यक्रम सुरु भयो। गजल अक्सर साँझमै त हुने गर्छ। शौकले सबैभन्दा पहिले गजलबारे उति थाहा नपाएका काठमाडौँका श्रोतालाई बताए। मैं गज़ल सुनाऊं, इससे पहले आपको गज़ल के बारे में कुछ छोटा सा तारुफ कराऊं, यानी जान पहचान कराऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। गज़ल के बारे में बहुत ये बात मशहूर है कि गज़ल महबूबा से बातचीत के अंदाज़ का नाम गज़ल है, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बेशक गज़ल का सफ़र यहीं से शुरू हुआ। गज़ल ने खानकाहों में जन्म लिया, ये फिर राजाओं, बादशाहों, नवाबों के दरबार की जीनत बनी और फिर आवाम की खुशी, गम, दुख, सुख, रंज, राहत, समाजी, सियासी हर इलाके में अपने झंडे गाड़ देने के लिए ये कोशा रही। हर एक दिल की धड़कन बन गई, हर एक की फ़िक्र व तख़य्युल पे छा गई। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि जिस तरह एक गज़ल के शायर ने यूँ कहा था कि तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां से कहूँगा, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां से कहूँगा, जादू है तेरे नैन ग़ज़ाना से कहूँगा। इस तरह से शुरू हुई, मगर ये आज के मौजूदा दौर में शायरी यहाँ नहीं रही। शायरी जो है वो यहाँ तक पहुँच गई कि तुम आसमां की बुलंदी से लौट आओ, तुम आसमां की बुलंदी से लौट आओ, हमें ज़मीं के मसाइल की बात करनी है। गोया मतलब जो है हर शख्स की एक आवाज़ बन गई और हर शख्स के एक दिल की धड़कन बन गई। गोया महबूब के जुल्फ़ों से खेलने वाला शायर ज़मीन के मसाइल, समाज का दर्द, दिलों का कर्ब, ज़िंदगी की उलझनें, उमंग और खुशी महसूस करके अपने अशार में ढालने लगा। शीशे से टूट जाए है पत्थर कभी कभी, उल्टा करे है खेल मुकद्दर कभी कभी। शीशे से टूट जाए है पत्थर कभी कभी, उल्टा करे है खेल मुकद्दर कभी कभी। और छोटा किसी को देख के छोटा न जानिए,
छोटा किसी को देख के छोटा न जानिए, बनता है एक बूंद समंदर कभी कभी, बनता है एक बूंद समंदर कभी कभी। कौसरको पालो आयो। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि काठमांडू पहली मर्तबा हाजिर आया, ये आप लोगों की मोहब्बत है। सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ हस्त गुरुंग जी, मोहन मैलानी जी और आरिफ अंसारी जी नेपालगंज। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास कोई शब्द, कोई अल्फाज नहीं है। दर्द दिल का बढ़ा दीजिए, 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 जख्म को ई नया दीजिए, जख्म को ई नया दीजिए। कोई नया घाव लगाइदिनुहोस्। उलझने बढ़ गई है मेरी, उलझने बढ़ गई हैं मेरी, उलझने बढ़ गई है मेरी, उलझने बढ़ गई है मेरी, रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए, पहले दिल का कहा मान लो, पहले दिल का कहा मान लो, फिर जो चाहे सजा दीजिए, फिर जो चाहे सजा दीजिए, जख्म को ई नया दीजिए। अब वहाँ को सुनो। कौसर साहब की उम्र के हिसाब से कौसर साहब शेर कह रहे हैं और अपने उम्र के हिसाब से मैं भी अपने शेर पढ़ रहा हूँ। समात फरमाए कि बिजली तूफान कातिल रहजन किस किस की तुम बात करोगे, बिजली तूफान कातिल रहजन किस किस की तुम बात करोगे, एक है जान और लाखों दुश्मन किस किस की तुम बात कहने भाई बहुत अच्छा है। एक है जान और लाखों दुश्मन किस किस की तुम बात करोगे। सूफी साधु शेख बरहमन, सूफी साधु शेख बरहमन किस किस की तुम बात करोगे, सबने तोड़ा प्रेम का दर्पण किस किस की तुम बात करोगे, सबने तोड़ा प्रेम का दर्पण किस किस की तुम बात करोगे। और मन को माया जाल ने मारा, तन को रोटी दाल ने मारा, मन को माया जाल ने मारा, तन को रोटी दाल ने मारा, 100 जख्मों से चूर है जीवन, 100 जख्मों से चूर है जीवन, किस किस की तुम बात करोगे। क्या कहने भाई, 100 जख्मों से चूर है जीवन, किस किस की तुम बात करोगे। तेरी चाहत में दिलबर, तेरे लिए हम तेरी चाहत में दिलबर, तेरे लिए हम तेरी चाहत में दिलबर, दामन पर हम दाग लगाए बैठे हैं, दामन पर हम दाग लगाए बैठे हैं, तेरे लिए हम। शौक र कौसर दुवैले नेपाली भाषामा पनि शेर भने, गजल गाए। रमाइलो स्वादिलो साँझलाई शौक र कौसरले पालै पालो अघि बढाए। कौसरको एउटा स्वादिलो गजल सकिने बित्तिकै शौकले कार्यक्रम संयोजक हस्तलाई पर्खिएनन्। मैं गज़ल और सुनाना चाहता हूँ उर्दू में। बस एक लोग नश्तर पे नश्तर लगाते रहे, लोग नस्तर पे नस्तर लगाते रहे, नश्तर कितने घाव,
चोट पुऱ्याउनु। लोग नश्तर पे नश्तर लगाते रहे, हम मोहब्बत भरे गीत गाते रहे। लोग नश्तर पे नश्तर लगाते रहे, हम मोहब्बत भरे गीत गाते रहे। आश नजदीक तुम आओ तो कोई बात बने, फासले दिल के मिटाओ तो कोई बात बने। फासले दिल के मिटाओ तो कोई बात बने, और गैर बनकर जो निभाया तो निभेगी कैसे। गैर बनकर जो निभाई हो, गैर बनकर जो निभाया तो निभेगी कैसे। दोस्त बनकर जो निभाओ तो कोई बात बने। दोस्त बनकर जो निभाओ तो कोई बात बने। दूर हो जाएं ये नफरत के अंधेरे जिनसे, दूर हो जाएं ये नफरत के अंधेरे जिनसे। वो दिए दिल में जलाओ तो कोई बात बने। वो दिए दिल में जलाओ तो कोई बात बने। और अश्क भी दिल का लहू है। अश्क कहते हैं आंसू को। अश्क भी दिल का लहू है। लहू कहते हैं खून को। हृदय को रगत हो आंसू पर। अश्क भी दिल का लहू है, इसे पानी न कहो। अश्क भी दिल का लहू है, इसे पानी न कहो। इसको दामन पे सजाओ तो कोई बात बने। इसको दामन पे सजाओ तो कोई बात बने। दर्द दिल का बढ़ा दीजिए, दर्द दिल का बढ़ा दीजिए। जख्म को ई नया दीजिए, जख्म को ई नया दीजिए। अंतिम नहीं मैं ये समझूंगा मेरा कोई भी दिलदार नहीं। अब एक बार ये कह दें कि मुझसे प्यार नहीं। अब एक बार ये कह दें कि मुझसे प्यार नहीं। मैं ये समझूंगा मेरा कोई भी दिलदार नहीं। अब एक बार ये कह दें कि मुझसे प्यार नहीं। अब एक बार ये कह दें कि मुझसे प्यार नहीं। मैंने तो सिर्फ बताए हैं मोहब्बत के उसूल। मोहब्बत के उसूल हम बताते हैं आपको। मैंने तो सिर्फ बताए हैं मोहब्बत के उसूल। मैंने तो सिर्फ बताए हैं मोहब्बत के उसूल। बाखुदा तुझसे मेरी कोई भी तकरार नहीं। अब एक बार ये कह दें कि मुझसे प्यार नहीं। बदुआ आप मुझे दें या दुआ दें मुझको। बदुआ आप मुझे दें कि दुआ दें मुझको। आप जो बात भी कह दें मुझे इनकार नहीं। आप एक बार ये कह दे कि मुझसे प्यार नहीं। बदुआ आप मुझे दे या दुआ दे मुझको। बदुआ आप मुझे दे या दुआ दे मुझको। आप जो बात भी कह दे मुझे इनकार नहीं। आप एक बार ये कह दे कि मुझसे प्यार नहीं। इस कदर तीर बहुत दिल पे चलाए कौसर। इस कदर तीर बहुत दिल पे चलाए कौसर। कोई भी तीर मेरे दिल के आर पार नहीं। आप एक बात भी कह दे मुझे इनकार नहीं। मैं ये समझूंगा मेरा कोई भी दिलदार नहीं। नेपालगञ्जका सायरले काठमाडौँका श्रोताबाट गडगडाहट ताली पाए। नेपालगञ्ज र पारीपट्टि पुरै अवध क्षेत्रका दर्शकलाई वर्षौँदेखि गजल सुनाए पनि काठमाडौँका दर्शकलाई पहिलोचोटि आफ्ना रचना सुनाउन पाएका सर्जकहरू पनि दङ्ग परे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे कलाम को लोगों ने मन लगा के सुना, मन लगा के सुना, दिलचस्पी के साथ सुना। हमने कभी ख्याल में नहीं सोचा था कि हम काठमांडू आएंगे,
लेकिन ये है कि आप लोगों के सारे लोगों की मोहब्बत रही जो मैं यहाँ हाजिर आया, और उसके बाद में अब मैं सोच नहीं सकता हूँ, इतना जो है वो नहीं हुआ जितना कि काठमांडू में आकर के मुझे जो है प्यार, मोहब्बत, खुलूस और सब चीज़ जो है मिला। ये आप जान लीजिए, अब खुशी का कोई तो सीमा ही नहीं है, ये आप जान लीजिए।